क्लास 11 कॉमर्स स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं अंबिका सिंह, आपके अपने अकाउंट्स एजुकेटर। स्वागत करती हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। यदि मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम की, सो डियर स्टूडेंट्स, आपको इंग्लिश मीडियम के कोर्स मैग्नेट ब्रेन्स पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। और यदि मैं बात करूं हिंदी मीडियम की, तो भाई हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, जिसके लिए सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है, जहां हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। सीबीएसई बोर्ड के कोर्स तो आपको मिल ही जाएंगे, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी हम कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। और यदि आपको ई बुक्स या नोट्स का बेनिफिट लेना है, सो लिंक इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक एंड टेक द बेनिफिट ऑफ इट ऑल्सो। सो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कराता है अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड कंप्लीट चैप्टर रिवीजन ऑल्सो मैग्नेट ब्रेन्स इज प्रोवाइडिंग यू। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या करना है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, देर नहीं करनी है, फटाफट चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और क्या करना है, आज की ये अमेजिंग सी क्लास, अमेजिंग सा जो सेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसे फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो बताओ, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। मुझे मालूम है आप सभी को इंतजार रहता है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का, क्योंकि चैप्टर तो पूरा डिटेल में हम पढ़ा ही देते हैं। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, ये भी मैंने डिटेल में पूरा टॉपिक वाइज हर एक चीज पढ़ाई है, हर एक चीज को कवर मैं कर चुकी हूँ। लेकिन फाइनली मुझे पता है आप सभी को कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन रहता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपको 1-2 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर पूरा चैप्टर आपको पता लग जाएगा, पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। तो भाई मेरी साइड से एडवाइस यही है कि पहले आप फुल फ्लेज जो मैंने चैप्टर पढ़ा है, जिसमें हर एक टॉपिक को मैंने सेपरेटली और एकदम डीपली आपको एक्सप्लेन किया है, इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक टॉपिक को अलग अलग क्लास में लिया, एकदम डीपली और सेपरेटली एक्सप्लेन किया, पहले वो देखो। यदि वो देख लिया तो वेल एंड गुड है, फिर तो आप कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को बिल्कुल देखो, इससे आपको एक बहुत अच्छा रैपिड में रिवीजन का मौका मिलेगा, है ना, क्योंकि 2 पार्ट्स में है ना। पार्ट 1 है आज हमारा पर्टिकुलरली बेसिकली, देखो चैप्टर 6 है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यू कैन नॉट टेक द रिस्क ऑफ स्किपिंग इट, इसको स्किप करने की रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि फिर हालत खराब हो जाएगी 11th में भी और 12th में भी, क्योंकि ये बेसिक है और ये ऐसा बेसिक है जिसके हेल्प से आप बहुत मजबूत अपनी फाउंडेशन, यदि है बेसिक, यदि मजबूत है तो फिर भाई आप मस्त अपनी जितनी बिल्डिंग है, जितने फ्लोर्स है बना लो, क्योंकि ये जो नींव है यही है जो आपको मजबूत करनी है, राइट। तो फिर आ जाइए, पढ़ लेते हैं हम क्या है इस चैप्टर में। पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है भाई 2 पार्ट्स में। क्यों है मैम? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आपको पार्ट 2 में भी कराऊंगी, ठीक है। और आज पार्ट 1 जो है, ये वाला पार्ट 1 जो है, इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट, रूल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, वो सारा कुछ इस पार्ट में पढ़ाने वाली हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2 रहेगा इसके बाद, उसको भी देखना, क्योंकि उसमें भी आपको बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट करना सिखाऊंगी कि अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं, और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक आप अकाउंटेंसी में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर लेते हो ना, तब तक चैप्टर आपका कंप्लीट कहलाता ही नहीं है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्या करना, अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना, तभी आपका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन होगा। तो फिर आ जाइए, एकदम रैपिड तरीके से आज का रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा, भाई कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है, काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाने जा रही हूँ, तो एक फटाफट से लाइक शेयर कर दो, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आपको सब्सक्राइब करना है, यदि कर दिया तो फिर आ जाइए फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये रहता है, चैप्टर शुरू कर रहे हो, चैप्टर रिवीजन भी कर रहे हो, तो सबसे पहले देख लो क्या तमाम टॉपिक्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर करनी है। तो भाई सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मीनिंग ऑफ एन अकाउंट। पूरी अकाउंटेंसी में 11th हो चाहे 12th हो चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, जब तक कॉमर्स में हो, जब तक अकाउंट्स पढ़ोगे, हमेशा अकाउंट बनाना रहेगा। आपको क्या बनाना रहेगा? हमेशा आपको अकाउंट बनाना रहेगा। बिना अकाउंट बनाए अकाउंटेंसी अधूरी है, समझ रहे हो ना। जैसे कि बिना चाय पत्ती के चाय अधूरी है, वैसे ही बिना अकाउंट्स के अकाउंट्स अधूरी है। इसीलिए अकाउंट क्या है, मीनिंग, एवरीथिंग, कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट क्या है, क्या चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं, क्या डेबिट क्रेडिट, क्या अकाउंट है, किस तरीके का फॉर्मेट, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। सबसे पहला दैट इज मीनिंग ऑफ अकाउंट। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी
डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्योंकि अभी तक आपने बहुत सुना होगा अभी तक के चैप्टर्स में कि हम लोग क्या कर रहे थे, ये पढ़ रहे थे कि यार एक चीज डेबिट होती है, एक चीज क्रेडिट होती है। हर ट्रांजैक्शन के हमें दो इफेक्ट देखने को मिलते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो फाइनली आज मैं आपको ये मीनिंग भी बताऊंगी कि क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, उनके रूल्स क्या होते हैं, है ना। जो आपके 3 गोल्डन रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट करने के, वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। देन वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। आपको पता ही है डेबिट और क्रेडिट के रूल्स तो होते हैं, लेकिन हर अकाउंट में अलग अलग रूल फॉलो होते हैं। ऐसा नहीं है एक रूल पढ़ लिया और सब सारे अकाउंट्स में फॉलो कर दिया, ऐसा नहीं होता। हर अकाउंट में अलग अलग डिफरेंट रूल्स आपके फॉलो किए जाते हैं। तो पहले आपको अकाउंट्स पता होना चाहिए, कितने टाइप्स के अकाउंट है, क्या इनके क्लासिफिकेशन है, उसके बाद उनके रूल्स आपको पता होना चाहिए कि हर अकाउंट में जो अलग अलग डिफरेंट अकाउंट्स हैं, उन डिफरेंट अकाउंट्स में क्या डिफरेंट रूल्स हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। यदि हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की, तो आपके 2 कैटेगरीज में होता है क्लासिफिकेशन। सबसे पहला है आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, दूसरा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मैं आपको दोनों पढ़ाऊंगी, दोनों के अंदर जितने अकाउंट्स है सारा कुछ बताऊंगी, और उनके अंदर क्या रूल्स होते हैं, कैसे डेबिट एंड क्रेडिट किया जाता है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है ना, बस आपको क्लास से बने रहना है, लास्ट तक बने रहना। और फिर आपका लास्ट में देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। एक अकाउंट बनाना तो आ गया, लेकिन यदि उसको बैलेंसिंग करना नहीं आया तो कुछ नहीं आया, है ना। अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैलेंसिंग करना, बैलेंसिंग अमाउंट निकालना, बैलेंसिंग फिगर निकालना। वो कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेशंस होते हैं, वो पूरा बताऊंगी, लेकिन ये टॉपिक मैं आपका नेक्स्ट पार्ट में लेकर जाऊंगी। ठीक है, वहां पे पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक को। फिलहाल ऊपर के ये जितने हैं ना, यहाँ तक के ये हम लोग इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो आर यू रेडी? सब लोग एकदम रेडी हैं, राइट? तो आ जाइए, फिर देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक लेके चलते हैं। आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा, तो फिर आ जाओ। पहला टॉपिक लेके चलते हैं। सबसे पहला आपका अकाउंट। अकाउंट क्या होता है भाई? अकाउंट क्या होता है? आप लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हो, अकाउंटेंसी आप पढ़ रहे हो, और यदि अकाउंट नहीं पता तो भाई बहुत गलत बात है। अकाउंट क्या है? अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। अकाउंट में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं हर एक अलग अलग हेड के अंदर। जैसे कि कैश अकाउंट एक हेड हो गया, सेल्स अकाउंट एक हेड हो गया, परचेज अकाउंट एक हेड हो गया। तो इन अलग अलग हेड्स के अंदर जो हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं वो आपका अकाउंट कहलाता है। सपोज ये मैंने बनाया कैश अकाउंट, ये मैंने बना दिया कैश अकाउंट इस तरीके से, ठीक है। सपोज कर लो एक रफ फिगर है ना, ये बना दिया कैश अकाउंट। इसके अंदर अब मैं सारी चीज़ें लिखूंगी जो भी मैंने कैश पे परचेज किया, सेल्स किया, जो भी चीज़ें कैश पर हुई हैं वो सारा मैं रिकॉर्ड करूंगी। तो ये क्या किया, एक हेड के अंदर बहुत सारे जो मैंने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए, ये जहां मैंने रिकॉर्ड किए इसको बोलते हैं अकाउंट। क्या बोलते हैं? अकाउंट। तो अकाउंट क्या हो गया भाई साहब? अकाउंट क्या हो गया? अकाउंट एक रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शंस का। रिकॉर्ड किया मैंने ट्रांजैक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड। हेड क्या है? ये है मेरा हेड, दैट इज कैश अकाउंट। क्लियर? नाउ इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बट आल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। ये सिर्फ अमाउंट नहीं बताएगा कि कैश में 10,000, 20,000, 40, 50, सिर्फ कैश का अमाउंट नहीं बताएगा। अमाउंट तो बताएगा, उसके साथ साथ उसका अफेक्ट क्या पड़ा और उसका डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन मतलब कैश कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो डायरेक्शन भी बताएगा, और उसका अफेक्ट क्या पड़ा वो भी बताएगा आपका पर्टिकुलर एक अकाउंट। क्लियर? देन एन अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। भाई इसके 2 पार्ट होते हैं, मैंने भी यहाँ 2 बनाए हैं, है ना। आपको दिख ही रहे होंगे कौन कौन से 2 होते हैं। एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट चीजें लिखते हैं, यहाँ पे क्रेडिट चीजें लिखते हैं। ये देखो, ये होता है डेबिट, क्रेडिट। इट इज यूजुअली इन द टी फॉर्म, टी शेप के फॉर्म में होता है। कॉमनली यूज्ड लेआउट ऑफ एन अकाउंट। अब मैं आपको बताऊंगी फॉर्मेट। तो ये टी शेप का दिख रहा है क्या? थोड़ा आपको टी जैसा लग रहा है? ये देखो कैसे लगेगा टी जैसा, ऐसा लगेगा। ये देखो ये बन गया ना, ये देखो ये टी हो गया ना टी। तो थोड़ा सा यदि एक लॉजिकली हम देखें तो ये एक ऐसा टी शेप जैसा होता है हमारा एक अकाउंट। क्लियर? इसलिए इसको टी शेप बोलते हैं। क्लियर? समझ आ गया? अब मैं आपको एक फॉर्मेट बताती हूँ जिसकी मदद से आपको अकाउंट्स बनाना आ जाएगा। तो ये होता है अकाउंट। जब भी कोई अकाउंट बना रहे हो, सपोज करो ऊपर क्या लिखोगे, सपोज करो ये है हमारा कैश अकाउंट। तो सबसे पहले ऊपर हम क्या लिखते हैं? कैश अकाउंट। और इस तरीके से फिर हमारा फॉर्मेट बनता है। किस तरीके से भाई? ऐसे टेबल्स होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट ये है इसका, यदि मैं इसका पार्टीशन करूं तो यहां से आपका एक पार्टीशन हो जाता है। एक ये साइड है, ये साइड आपकी कहलाती है डेबिट, ये साइड आपकी क्या कहलाएगी? डेबिट कहलाएगी, और वो वाली साइड आपकी क्रेडिट कहलाएगी, राइट।
जिस भी तारीख को आपका ट्रांजेक्शन है, डेट यहाँ लिखोगे, पर्टिकुलर सेल्स से रिलेटेड है ना, कैश, जैसे कि ये कैश अकाउंट है तो यहाँ पे कोई भी कैश अकाउंट हम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है ये कैश अकाउंट ही है, हम किसी दूसरे अकाउंट का नाम लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैंने कैश में ये पेन आपको बेचा, मेरे पास तो कैश आया, वो मुझे मालूम है भाई अकाउंट तो कैश है, तो यहाँ पे कैश के बारे में ही बात हो रही है, लेकिन मैं दूसरे अकाउंट का नाम क्या लिखूंगी, सेल्स अकाउंट, क्योंकि कैश कब आया, जब मैंने सेल्स करी तब कैश आया ना, है ना। मैंने पेन बेचा मतलब मैंने सेल करी, मेरे पास कैश आया, तो मुझे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मैं कैश की एंट्री कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कैश लिखा है, तो वो नहीं लिखूंगी, अदर अकाउंट का नाम लिखूंगी, दैट इज सेल्स, क्योंकि मुझे सेल करने पे कैश आया, मैंने जब पेन बेचा तो मेरे पास कैश आया, तो मैं अदर अकाउंट में क्या लिखती हूँ, सेल्स, ठीक है। नेम ऑफ द अदर अकाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर में नेम ऑफ द अदर अकाउंट दैट इज सेल। JF, यदि यहाँ पे हम लिखते हैं कि यदि जो हमने जनरल एंट्री करी होगी, सबसे पहली एंट्री हमारी जनरल एंट्री में होती है, उसके बाद ये बनते हैं हमारे अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्या बताया था मैंने आपको कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जनरल एंट्री पास करते हैं, जनरल एंट्री, इस तरीके की एक हमारी जनरल बुक होती है, ठीक है, नॉट जनरल एंट्री, इट इज अ जनरल बुक, एक हमारी जनरल बुक होती है जिसमें हम जनरली क्या करते हैं, सारे कैटेगरी के सारे टाइप के ट्रांजैक्शंस लिख देते हैं, जब भी होते हैं डेट वाइज, 1 तारीख को 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके महीने की 30 तारीख तक के सारे ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, और ऐसे हर महीने करते हैं पूरे साल भर में, है ना। हर दिन के ट्रांजैक्शन एक बुक में लिख दोगे, है ना। अब यहाँ पे कहीं आपको पता होगा, तो ऐसे करके यदि जनरल के हम देखें तो कम से कम 20 30 40 पेज हो जाते हैं, और ज्यादा भी होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, है ना, 50 60 कभी कभी तो 200 पेजेस की जनरल बुक बन जाती है, क्योंकि भाई ट्रांजेक्शन ही इतने हो रहे हैं, है ना, हजारों में भी इनके पेजेस हो सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, और एक ट्रांजेक्शन नहीं कई सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो आप सोच लो अब, है ना, यदि एक दिन में एक भी हो रहा है तो महीने के 30 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, और जरूरी नहीं है एक हो, 5 10 15 20 कितने भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, तो मतलब एक आपकी जनरल बुक में हजारों पेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है, हजारों पेजेस भी पॉसिबल है, राइट। अब ये बनाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं, जिसे हम क्लासिफाइंग करना कहते हैं। ये तो हो गया क्या करना, रिकॉर्डिंग करना, और इसे हम कहते हैं क्लासिफाइंग करना। यहाँ पे हम क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग लेजर अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अलग अलग लेजर अकाउंट, अलग अलग लेजर, जैसे कि कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, लाइकवाइज हम अलग अलग डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं, जिसे क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने सबकी एक समान एंट्री कर दी, सबकी खिचड़ी बना दी, चाहे कैश है, कैपिटल है, सेल्स है, परचेज है, सबको लिख दिया। अब इन सबके अलग अलग बनाएंगे, जैसे कि लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज ये हो गया कैश अकाउंट, ये बना दिया सेल्स अकाउंट, ये बना दिया परचेज अकाउंट, ये बना दिया डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, है ना, लाइकवाइज रिपेयर अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट्स बना दिए, है ना, डिफरेंट। तो हमने क्या किया, हर एक एंट्री उठाई कैश की, कैश मतलब जितनी भी कैश से रिलेटेड है सब यहाँ लिख दी, सेल्स से रिलेटेड सब यहाँ लिख दी, कहाँ से उठा के, यहाँ से उठा के, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग इनिशियल चैप्टर में, ये सब पढ़ चुके हैं। तो होता क्या है कि यदि मान लो ये कैश वाला है, मान लो ये है कोई कैश का अकाउंट, ये है मेरा कैश का अकाउंट, यहाँ पे मैंने कुछ एंट्री लिखी, और मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ऐसा JF बनाती हूँ, और यहाँ पे मैं पेज नंबर लिखती हूँ कि सपोज करो मैंने यहाँ पे पेज नंबर लिखा 2 या 20 लिखा, है ना। यहाँ पे मैंने इसके अंदर, ये छोटी जगह है तो मैं यहीं पे शॉर्ट में बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पे अंदर लिखा था, यहाँ पे JF के अंदर मैंने लिखा था पेज नंबर 20। क्या मतलब है इसका, कि यदि आप जनरल में जाओगे तो पेज नंबर, जो हजारों पेज की आपकी जनरल बनी है, इसका यदि पेज नंबर 20 निकालोगे तो आपको ये वाली एंट्री दिखेगी, वहां पे पेज नंबर 20 पे ये वाली एंट्री आपको मिल जाएगी। तो ये किसका पेज नंबर है, आपकी ओरिजिनल एंट्री जहां जनरल में हुई है उसका पेज नंबर आप JF में लिखते हो। कहाँ लिखते हो, JF, जनरल फोलियो। क्लियर, समझ आया। जनरल फोलियो का मतलब क्या होता है कि आपने इस अकाउंट में जो पेज नंबर लिखा था वो क्यों लिखा था, कि यदि आपको कोई कंफ्यूजन है, कैश अकाउंट की कोई एक एंट्री है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप चाहते हो इसकी ओरिजिनल जो एंट्री हुई थी मुझे वहां जाना है, तो ओरिजिनल एंट्री तो सबसे पहले जनरल में होती है, आपको पता ही है। तो इसके जिस पेज नंबर पे आपको ये एंट्री मिलेगी वो पेज नंबर लिखते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा 20, तो आपको अब आप हजारों पन्ने की जो जनरल बुक है उसको पलट के देखना नहीं पड़ेगा। अब आप खुद सोचो ना, हजारों पन्ने की जनरल बनी है आपकी, और आपसे एक एंट्री का यदि कोई पता मांगेगा तो आप हजारों पेजेस को पढ़ोगे क्या, पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसे एक ही एंट्री नहीं, आपको हजारों एंट्री होती है जो आपको जनरल में जाके एक बार चेक करनी पड़ती है ना, कभी जरूरत हो जाए
तो इसके लिए भाई हजारों पन्ने की जो जनरल उसको तो खोल के बैठोगे नहीं, इसलिए बेटर ये है कि यहाँ पे एक नंबर लिख दिया आपने, पेज नंबर की 20। यदि इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो भाई पेज नंबर 20 पे चले जाओ, आपको डायरेक्टली एंट्री मिल जाएगी, एक एड्रेस है आपका एक तरीके से जनरल फोलियो। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बस यही है आपका जनरल फोलियो जो मुझे समझाना था, जो हम अकाउंट में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई भी एंट्री लिखी तो मैं इसको जनरल फोलियो लिख दूंगी कि भाई पेज नंबर 2 पे चले जाना। तो जनरल फोलियो में आपको जनरल बुक में इससे रिलेटेड ओरिजिनल एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि पहले एंट्री वही हुई थी, उसके बाद हमने ये क्लासिफिकेशन किया, ये लेजर बनाया, ये अकाउंट बनाया। क्लियर, ठीक है। आफ्टर दैट उसका अमाउंट, जो भी अमाउंट होगा ये, तो ये होगा डेबिट साइड का। सेम चीज यहाँ रिपीट होती है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, और आपका ये क्रेडिट साइड पे होता है। क्लियर, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर एन अकाउंट, राइट। क्लियर, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, इसको थोड़ा सा वन बाय वन समझ लेते हैं। सो ठीक है, फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट द लेआउट ऑफ अकाउंट शुड बी नोटेड। तो कुछ पॉइंट्स हैं अकाउंट्स के बारे में, इसको एक एक करके हम लोग रीड करते हैं। नेम ऑफ द अकाउंट इज रिटन एट द टॉप, सबसे ऊपर नेम ऑफ द अकाउंट लिखते हैं, सबसे ऊपर नेम ऑफ द अकाउंट। जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कैश अकाउंट, जो मैंने पहले लिखा था। तो जिससे भी रिलेटेड अकाउंट है सबसे पहले उसका नाम लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिना नाम लिखे पता ही नहीं लगेगा कि ये कौन सा अकाउंट है। उसके बाद अकाउंट्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स के अकाउंट्स होते हैं, सेपरेटेड बाय थिक वर्टिकल लाइन, बीच में से एक लाइन है जिसके 2 पार्ट्स, मैंने बताया ना, एक क्रेडिट एक डेबिट, 2 पार्ट्स में आपका अकाउंट बनता है। लेफ्ट हैंड साइड ये वाला आपका क्या कहलाता है, डेबिट साइड, इस साइड डेबिट होता है, और वो वाला साइड आपका कौन सा होता है, क्रेडिट साइड। ये तो सिंपल है, ये वाला साइड डेबिट है, ये क्रेडिट है, ठीक है। ये इधर से देखना है ऐसे में, ये वाला जो लेफ्ट है ये आपका डेबिट है और ये राइट है तो ये क्रेडिट है। क्लियर, राइट। सो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे बोल रहा है डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज इंटर्ड इन द कॉलम ऑफ डेट। भाई डेट के कॉलम में डेट लिख देना, जिस भी डेट का वो ट्रांजैक्शन है। फिर पर्टिकुलर के कॉलम में क्या लिखोगे, नेम ऑफ द अदर अकाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन, है ना। अदर अकाउंट का नाम लिखोगे, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कैश पे मैंने ये बेचा, यदि कैश अकाउंट बना रही हूँ तो कैश का नाम नहीं लिखूंगी, किसका लिखूंगी, सेल्स का लिखूंगी, क्योंकि मुझे सेल करने के कारण कैश मिला। तो अदर अकाउंट में क्या आ जाएगा, सेल्स। और वहीं यदि उल्टा एग्जांपल दूं, देखो सपोज करो कि यदि ये बना रही हूं मैं कैश अकाउंट, ये बन रहा है यदि कैश अकाउंट, और एक मैं मान लो सेल्स अकाउंट भी बना रही हूँ, क्योंकि सबके अकाउंट बनते भाई, सेल्स, परचेज, मशीनरी, डेप्रिसिएशन, कैपिटल, सबके अकाउंट बनते हैं, है ना। हर एक चीज का हमारा क्या बनता है, अकाउंट बनता है। तो यदि ये कैश अकाउंट है, ये सेल्स अकाउंट है, तो कैश अकाउंट में मैं क्या करूंगी, अदर अकाउंट में किसका नाम लिखूंगी, सेल्स का नाम लिखूंगी। और जब मैं सेल्स अकाउंट बनाऊंगी तो यहाँ पे अदर अकाउंट में किसका लिखूंगी, यदि मान लो मैंने सेल करी, मुझे पैसा मिला, तो सेल करने पे पैसा मिला, ये तो जाहिर सी बात है, ठीक है, क्योंकि सेल करी तभी पैसा मिला। तो यहाँ पे अदर अकाउंट में क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट आ जाएगा। क्लियर, समझ रहे हो आप, है ना। यदि कैश अकाउंट बना रहे हो तो जिसकी वजह से कैश आया वो अदर अकाउंट लिखो, यदि सेल कर रहे हो तो सेल करने पे क्या आया वो अदर अकाउंट का नाम लिखो। ऐसा नहीं है सेल में सेल अकाउंट का नाम लिख दिया, कैश में कैश अकाउंट, नहीं, एक जैसे अकाउंट के नाम आप नहीं लिख सकते, हमेशा अलग अदर अकाउंट के नाम हमें लिखने होते हैं। क्लियर, ठीक है। नाउ फोलियो और जनरल फोलियो कॉलम इज यूज एज अ रेफरेंसिंग सिस्टम, मैंने बताया जो भी ये चीज बताई थी, ये पूरी ये आपका रेफरेंसिंग सिस्टम ही है कि भाई यहाँ से यदि आपको कुछ चाहिए, रेफरेंस लेना है, पुरानी बुक में आना है, तो भाई पेज नंबर वहाँ लिखा होगा, डायरेक्टली यहाँ पे पेज नंबर 20 खोल लोगे और वो एंट्री पढ़ लोगे। दिस इज कॉल्ड योर जनरल फोलियो, जिसमें आप रेफरेंस के लिए आप इसको यूज करते हो। वेयर द ओरिजिनल एंट्री वॉज रिकॉर्डेड, जहाँ पे ओरिजिनल एंट्री आपको मिल जाएगी। कई बार होता है ना, हम बोलते हैं भाई इसका ओरिजिनल दिखाओ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर अप्लाई होता है। देन इन द लास्ट कॉलम द अमाउंट ट्रांजेक्शन इज रिटर्न, भाई ट्रांजेक्शन जितने भी अमाउंट से हुआ है, 10, 20, 15 लाख जो भी है, उसका आप अमाउंट लिख दो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर अकाउंट। क्लियर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे कह रहा है डेबिट क्या होता है, डेबिट रिफर्स टू द लेफ्ट साइड, जो भी आपका लेफ्ट साइड होता है वो आपका डेबिट कहलाता है, अकाउंट का लेफ्ट साइड। और क्रेडिट साइड क्या है, जो आपका राइट साइड होता है वो आपका क्रेडिट साइड होता है। इन द एब्रिविएटेड फॉर्म, यदि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे, अब देखो पूरा डेबिट और क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, अकाउंट में बस शॉर्ट में DR और CR लिख देना, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट। Then an item recorded on the debit side of an account is said to be debited to the account, यदि कोई आइटम है जो आपका यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है तो हम क्या बोलते हैं इसको, डेबिटेड टू द अकाउंट। अब ये थोड़ी सी आपके अकाउंट्स की टेक्निकल भाषा है। यदि कोई चीज डेबिट साइड रिकॉर्ड करो तो ऐसा पूरा नहीं बोलोगे कि ये चीज डेबिट साइड रिकॉर्ड होगी, इसको आप एक टेक्निकल भाषा है, क्या बोलोगे, डेबिटेड टू द अकाउंट। वहीं ऑन द अदर हैंड यदि कोई चीज आपके क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है तो क्या बोलोगे, क्रेडिटेड टू द अकाउंट।
क्रेडिटेड टू द अकाउंट बोलोगे, ठीक है। इससे समझ में आ जाएगा कि आप एक अकाउंट्स के अच्छे बच्चे हैं, अकाउंट्स आपको आती है यदि आप इन भाषा का प्रयोग करेंगे तो, राइट। यदि कोई चीज डेबिट साइड है तो क्या बोलना है, डेबिटेड टू द अकाउंट, और कोई चीज यदि क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो रही है तो क्या बोलना है, क्रेडिटेड टू द अकाउंट, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बोथ डेबिट एंड क्रेडिट में रिप्रेजेंट इधर इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एन अकाउंट। अब ये मत सोचना कि डेबिट जब भी करेंगे जब इंक्रीज हो रहा होगा, क्रेडिट जब भी करेंगे जब डिक्रीज हो रहा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हर अकाउंट के अलग अलग रूल हैं। कई बार अकाउंट में यदि डिक्रीज हो रहा होता है तो डेबिट करते हैं, कई बार अकाउंट में यदि इंक्रीज हो रहा होगा तो क्रेडिट भी करते हैं। कुछ भी, मतलब अकाउंट में यदि डिक्रीज है तो वो क्रेडिट और डेबिट में से कुछ भी हो सकता है, और यदि अकाउंट में इंक्रीज हो रहा है तो भी वो डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ अकाउंट। आपका अकाउंट है कौन सा, असेट अकाउंट है, लाइबिलिटी अकाउंट है, या फिर यदि मैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो रियल, नॉमिनल या पर्सनल अकाउंट है। उस पर, टाइप ऑफ अकाउंट पर डिपेंड करता है कि क्या रूल लगेगा, है ना, कि आपके अकाउंट में यदि कोई चीज इंक्रीज हो रही है या कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो उसे डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। ये सब कुछ आपके जो अकाउंट्स के, अलग अलग अकाउंट्स के जो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, आप अपने मन से डिसाइड नहीं कर सकते, राइट। चलिए, नाउ द रूल्स ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अकाउंट, राइट। ये हमने देख लिया कि वो अकाउंट्स के नेचर पे डिपेंड करेगा कि डेबिट और क्रेडिट करने का क्या रूल है। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, राइट। सिंपल सी चीजें हैं अकाउंट्स के बारे में। अब आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अब रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ईच ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट। ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हो, पहले चैप्टर से मैं आपको ये पढ़ाती आ रही हूँ और आज हम 6th चैप्टर पे आ गए। पहले चैप्टर से पढ़ाती आ रही हूँ कि अकाउंटिंग इज व्हाट, अकाउंटिंग इज अ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। बुक के ऊपर भी देखना, फ्रंट पेज जो आपका होगा बुक का, उसके ऊपर भी लिखा होगा डबल एंट्री बुक कीपिंग। क्यों लिखा होता है, क्योंकि अकाउंट्स में बिजनेस के हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक चीज आ रही है, दूसरी चीज जा रही है। बिजनेस यदि प्रोडक्ट बनाता है, मैं एक कंपनी हूँ, मेरी एक कंपनी है जो पेन बना रही है, तो यदि मैं पेन बेच रही हूँ तो मेरे पास कैश आ रहा है, हो गया एक ट्रांजेक्शन। मैंने, ट्रांजेक्शन क्या हुआ कि मैंने बेचा, परंतु बेचने पे कैश भी तो आया। तो हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट है, पेन गया तो वहां से कैश भी तो आया। तो दिस इज वाई ये क्यों कहलाता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक आना एक जाना। वन एस्पेक्ट, जो एक उसमें से एक जो एस्पेक्ट होता है उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, मतलब रिसीविंग, जो आ रहा है डेबिट साइड, और जो जा रहा है वो क्रेडिट साइड। जो आउट गोइंग है या जो गिविंग है, जा रहा है, वो आपका क्रेडिट साइड। अब ये रूल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, वो हम अकाउंट्स वाइज रूल्स पढ़ेंगे कि कौन सा आपका डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ योर अकाउंट। देन लास्ट पॉइंट कह रहा है, डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन फॉर्म द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये जो आपका डेबिट और क्रेडिट होता है ना, यही आपका रीजन है जिसकी वजह से अकाउंट्स को हम क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। क्योंकि एक चीज डेबिट होती है और दूसरी चीज क्रेडिट होती है, एक चीज आती है तो दूसरी चीज जाती है, राइट। चलो, तो ये तो इजी था। अब आगे देख लेते हैं। चलिए, रूल्स ऑफ डबल एंट्री और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू एस्पेक्ट इन ईच ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं हमारे, उनमें से क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, ये सब कुछ आपका किस पे बेस्ड करता है, ये एस्पेक्ट पे ही बेस्ड करता है कि एक चीज का आना और दूसरी चीज का जाना दोनों ही एक ट्रांजैक्शन पर ही अफेक्ट होते हैं। फिर there are two approaches for deciding when to write on the debit side of account and when to write on the credit side of an account, that is which account is to be debit and which account is to be credit। अब भाई देखो, इस चीज को डिसाइड करने के लिए कि क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है, इसके पीछे की पूरी एक रूल होता है, पूरी एक आप सिस्टम होता है, आप कह सकते हो, है ना। हाँ, ये डिसाइड करना कि भाई डेबिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करें, क्रेडिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करें, ये सब कुछ डिसाइड करने के लिए पूरी आपकी क्या है भाई, पूरा डिसाइड करने के लिए पूरी व्यवस्था है, पूरे रूल्स आपके लिए बने हुए हैं। ओके, आप मन से कुछ नहीं करोगे, पूरे रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पे लिखा है द रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच सच डिसीजन इज टेकन आर कॉल्ड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। समझ रहे हो आप क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि आपको बिजनेस के हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्या क्रेडिट होगा क्या डेबिट होगा। और ये जो डिसीजन आप जिस बेसिस पे लेते हो, वो डिसीजन किस बेसिस पे आप लेते हो, रूल्स के बेसिस पे,
है ना, जिस बेसिस पे आप ये डिसीजन ले रहे हो वो आपका कहलाता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो ये हमारा मीनिंग था किसका, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का मीनिंग है कि भाई ये कुछ नहीं है, ये जाहिर से क्या है, कुछ आपके रूल्स है जिसकी हेल्प से आप ये डिसीजन ले सकते हो कि हमें क्या करना है, चीज़ों को या बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, ये डिसीजन आप रूल्स के बेसिस पे ले सकते हैं। तो ये हो गया मीनिंग। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग में बताया था डियर स्टूडेंट्स कि जो आपके ये है ना अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इसके बेसिस पर ही आप डिसाइड करते हो कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। मतलब आपके जो रूल्स है ना, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो गोल्डन रूल्स हैं, है ना, वो गोल्डन रूल्स आपके एक ही रूल सभी अकाउंट पे फॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट्स है, वो मैं आपको जस्ट अभी बताने वाली हूँ, सारे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में पढ़ाने वाली हूँ। तो उन अलग अलग क्लासिफिकेशन अकाउंट्स के जो अलग अलग आपके डिफरेंट अकाउंट्स हैं, हर अकाउंट के क्या होते हैं, अलग अलग रूल होते हैं भैया, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही अकाउंट है और एक ही अकाउंट में मतलब एक ही रूल है और आपने सभी अकाउंट्स पे एक ही रूल फॉलो कर दिया, ऐसा नहीं है। अकाउंट अलग हैं, सभी के रूल अलग अलग हैं, ये बात आप याद रखना, राइट। सभी अकाउंट पे एक रूल नहीं लगा सकते, हर अकाउंट के लिए अलग अलग रूल हमें फॉलो करना होता है। जो अब देखो, पहले मैं आपको रूल सिखा दूंगी तो बात नहीं बनेगी, पहले तो अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा, उसके बाद हर एक क्लासिफिकेशन के अलग अलग रूल्स देखने पड़ेंगे। तो पहले क्या करते हैं, एक एक करके क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, अकाउंट्स के एक एक टाइप्स पढ़ते हैं और हर अकाउंट्स के अंदर क्या क्या रूल है वो हम पूरा सीख लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो आ जाओ, पहला क्या बोला है हमें, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। हमें मालूम है जो क्लासिफिकेशन है दो कैटेगरीज का होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट दो कैटेगरीज का है। सबसे पहला है आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, दूसरा है आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन, याद है ना। तो आ जाओ, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट क्या कहता है, तो भाई इसके दो टाइप्स होते हैं बेसिकली। यदि मैं बात करूं तो इसके कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। अब नाम से ही थोड़ा सा अंदाजा लग रहा होगा, पर्सनल अकाउंट मतलब किसी पर्सन का और इम्पर्सनल अकाउंट मतलब अदर देन पर्सन का, राइट। तो ये दो तरीके के आपके ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है। अब इनके अंदर भी भाई कोई कैटेगरीज है। अब देखो इनके अंदर क्या क्या कैटेगरीज है, पर्सनल अकाउंट की क्या कैटेगरी होती है भाई, देखो पर्सनल अकाउंट के तीन होती हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और यदि मैं बात करूं किसकी, इम्पर्सनल की, तो अगेन इसके भी दो टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप्स है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब देखो ये अकाउंट्स क्या क्या है, ये मैं पूरे आपको एक्सप्लेन करूंगी, पूरे समझाऊंगी, हर एक चीज बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक चीज बताओ कि इनमें जो हम रूल्स पढ़ेंगे ना, वो रूल्स सिर्फ तीन पढ़ेंगे। अब देखो क्लासिफिकेशन तो ज्यादा है भाई, देखो तीन इधर है, दो उधर है, पांच है टोटल, ठीक है, लेकिन रूल्स केवल तीन है। एक रूल आपका कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा, जो इन सभी पे फॉलो होगा। एक रूल इसका होगा जो इन सभी पे फॉलो होगा, तो एक रूल इसका सीखेंगे जो इन सभी तीनों पे फॉलो होगा। दूसरा रूल हम यहाँ पे सीखेंगे कहाँ पे, रियल अकाउंट का दूसरा रूल सीखेंगे। तीसरा रूल हम कहाँ सीखेंगे, नॉमिनल अकाउंट का, राइट। तो ये तीन टाइप्स के रूल रहेंगे जो आपके इन अकाउंट्स पे रहेंगे, एक इस पूरे पे लगेगा, दूसरा रूल इस पे, तीसरा रूल इस पे लगेगा। क्लियर, तो ये आपका क्लासिफिकेशन है। अब इसको एक एक करके समझेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो पहली चीज तो बता दी कि पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है, किसी पर्सन मतलब आप और हम, है ना, किसी पर्सन से रिलेटेड है। और जो पर्सन के अलावा, जो पर्सन से हटके जो जितनी भी चीजें होती है ना बिजनेस में, वो सारी चीजों के लिए आपका बनता है इम्पर्सनल अकाउंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। चलो अब वन बाय वन सभी क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, किसी भी कैटेगरी से उठा के क्वेश्चन पूछ लेंगे, एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो या रूल बताओ, राइट। तो कुछ भी पूछ लेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला आपका है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, पहली कैटेगरी है। चलो इसको पढ़ लेते हैं, आ जाते हैं अगली वाली स्लाइड पे। तो पर्सनल अकाउंट, जैसे कि आपको मैंने बताया, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्या बता चुकी हूँ, पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड है, आप और मैं, है ना, और भी आपके पर्सन है, जो एक एक करके कैटेगरी बताऊंगी। तो किससे रिलेटेड, किसी पर्सन से रिलेटेड। अब इसके अंदर की तीन कैटेगरी, सबसे पहली है आपकी पर्सनल अकाउंट, है ना, पहली आपके पर्सनल अकाउंट। अच्छा ये इसी को डिफाइन किया है, इसकी कैटेगरी बाद में है, इसी को डिफाइन किया है कि पर्सनल अकाउंट क्या है, अकाउंट्स विच रिलेट टू पर्सन, किसी भी पर्सन से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो जैसे कि मैं या आप, ठीक है, या आपके घर वाले, कोई भी,
या फिर कोई फर्म, कंपनीज, या फिर डेटर, क्रेडिटर एक्सेट्रा, कोई भी चीजें हो सकती हैं, है ना। आर पर्सनल अकाउंट, ये सभी क्या है, हमारे पर्सनल अकाउंट हैं। कौन कौन, एक बार और देखो क्या क्या लिखा है। कोई पर्सन मतलब जैसे इंडिविजुअल, आप और मैं हो गए। कोई फर्म या कोई कंपनी भी हो सकती है, फर्म या कंपनी भी एक पर्सन कहलाती है, आप जानते होंगे, है ना। फर्म या कोई कंपनी भी एक पर्सन होती है। क्यों होती है, आप पर्सन, आप बोल मैम ये कैसी बात हुई, भाई पर्सन एक इंडिविजुअल तो हम होते हैं, हम सांस ले सकते हैं, या फिर हम चल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सारी चीजें, हम इधर से उधर मूव भी कर सकते हैं ना, मूवमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन कोई कंपनी, आपने देखी होगी कोई कंपनी की बिल्डिंग, तो भाई वो तो हिल भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती, देख भी नहीं सकती। लेकिन हम इंसान कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सेम वैसे ही कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट करती है। कंपनी अपना बिजनेस खुद चलाती है, कहने को ओनर सिर्फ पैसा लगाता है ना। कंपनी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कंपनी खुद करती है अपने नाम पे, ना, खुद के नाम पे कंपनी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, कंपनी जब भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, जैसे आप यदि कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो भाई कॉन्ट्रैक्ट के जो पेपर्स होते हैं ना, उस पर कौन साइन करता है, आप साइन करते हो, है ना। जैसे कि सपोज मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो मैंने ये अपना साइन कर दिया, राइट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने ये साइन कर दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में आ गई, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक है, क्या कर रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली यदि कंपनी जब कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है तो कंपनी खुद साइन करती है, कंपनी का ओनर कभी नहीं साइन करता। याद रखना, कोई भी कंपनी में या कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ओनर कभी खुद साइन नहीं करेगा, क्योंकि ओनर अलग है, कंपनी अलग। कंपनी खुद अपनी स्वयं अकेली खुद की मालिक है, कंपनी खुद से चलती है, ठीक है। खुद से चलती मतलब ये नहीं कह रही हूँ, हाँ चलाने वाले उसमें मैनेजर हैं, मैनेजमेंट है, ओनर है, लेकिन कंपनी खुद अपने कॉन्ट्रैक्ट करती है, खुद प्रॉफिट कमाती है, कंपनी का सब कुछ खुद के नाम पर होता है। जैसे आपका अपना बैंक में अकाउंट होगा खुद के नाम पे, जैसे मेरा अकाउंट मेरे नाम पे, मेरे घर वालों का अकाउंट उनके नाम पर है, आप लोगों का अकाउंट आपके नाम पर है। सिमिलरली कंपनी का भी बैंक में अकाउंट कंपनी के नाम से होता है, ओनर के नाम से नहीं होता भैया। ओनर का अकाउंट तो उसका पर्सनल होता है, जिसमें उसकी इनकम आती है। कंपनी का प्रॉफिट कंपनी के अकाउंट में जाता है, ओनर के अकाउंट में नहीं जाता। कंपनी के नाम से उसका अकाउंट बैंक में होता है, पहली चीज। कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो अब भाई कंपनी का भी तो साइन लगेगा, जैसे इंसान करता है तो इंसान का साइन लगता है, तो कंपनी की क्या लगती है भाई, सील लगती है। ऐसे करके कुछ कुछ लिखा होता है, ऐसे करके कुछ कुछ सील का स्टाम्प लगता है ना। तो कंपनी का जब सील लग जाएगी तो मतलब कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में आ गई, तो कंपनी साइन कर रही है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एक तरीके से कंपनी में बिजनेस कर रही है, तो भाई ये भी एक पर्सन है, लेकिन कैसी है, आर्टिफिशियल है। क्यों है, क्योंकि आप और मैं तो नेचुरली हमारा बर्थ हुआ है, हम तो नेचुरल ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन कंपनी का नेचुरल बर्थ नहीं होता है। कंपनी को हम एग्जिस्टेंस में, हम इंसान लोग हैं जो कंपनी को क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस में लेकर आते हैं। कैसे लेके आते हैं भाई, लीगल तरीके से लेके आते हैं, है ना, लीगल फॉर्मेलिटीज करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरी फॉर्मेलिटीज वगैरह करना, उसका रजिस्ट्रेशन, उसको इनकॉर्पोरेशन में लेके आना, ये पूरा काम होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कंपनी को एक एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल कंपनी, राइट। तो अब समझ में आ गया कि फर्म और कंपनी भी एक पर्सन है। अब डेटर और क्रेडिटर जो होते हैं, अब डेटर कौन हो गए, जिसे हमें पैसा लेना है, और क्रेडिटर वो जिसे हमें पैसा देना है, ठीक है। उधारी वाली बात आ गई। डेटर्स वो जिससे हमें पैसा लेना है, और क्रेडिटर जिससे हमें पैसा देना है। तो ये दोनों या तो कोई इंडिविजुअल होंगे या तो कोई इंसान होंगे जिनसे आपको लेना या देना होगा पैसा, कोई इंसान होगा या फिर कोई कंपनी होगी, आपने किसी कंपनी से उधार लिया होगा, किसी इंस्टीट्यूशन से, या बैंक भी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक फाइनेंशियल कंपनी की तरह ही है वो भी। तो वो भी क्या है, एक पर्सन हो गई बैंक भी। तो बैंक से भी यदि पैसा लिया है तो बैंक भी क्या है, बैंक भी एक पर्सन है, ओके। तो यदि आपने बैंक से पैसा लिया है तो बैंक आपके लिए क्या हो गई, क्रेडिटर हो गई आपकी, तो वो भी एक पर्सन के अंदर ही आएगी। Clear? So this is about your personal account. फिर the main purpose of preparing personal account is to determine the balance due to or due from persons or organization. क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो मेन पर्पस होता है किसका, पर्सनल अकाउंट को बनाने का, वो ये कि भाई बैलेंस देखना, क्या कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या बैलेंस है, कितना पैसा है, या फिर जो भी पर्सन है, इंडिविजुअल हम और आप, हमारे पास भी कितना बैलेंस है, वो हम पर्सनल अकाउंट के थ्रू देखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर की कैटेगरी में पढ़ाती हूँ आपको। तो सबसे पहले इसके अंदर है नेचुरल पर्सन, जैसे कि आप और हम। आप और हम कौन है भाई, नेचुरल पर्सन है, हमारा
एक नेचुरल तरीके से बर्थ हुआ है, राइट, तो हम नेचुरल पर्सन है, वही लिखा है, द नेचुरल पर्सन मीन्स पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड, हम भाई क्रिएशन ऑफ गॉड है, ठीक है। देयरफॉर दिस विल इंक्लूड अकाउंट्स इन इंडिविजुअल नेम, इसलिए इनका इंडिविजुअल नाम से होता है, जैसे मैं हूँ तो मेरा अकाउंट होगा अंबिका अकाउंट, आप हैं आपका अकाउंट होगा, ऐसे XYZ अकाउंट, राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, ऐसे करके, ठीक है, ये पर्सन के होते हैं, जैसे कि दिया है राम अकाउंट, आशा अकाउंट, लाइकवाइज किसी पर्सन, किसी इंसान के अकाउंट पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं, या फिर नेचुरल पर्सनल अकाउंट। फिर आता है एक हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब पर्सन तो है लेकिन इंसानों जैसा नहीं है, है ना, आर्टिफिशियल तरीके का पर्सन है। कौन? कंपनी होती है आर्टिफिशियल, क्यों? क्योंकि भाई वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है लेकिन इंसानों जैसे उसका नेचर नहीं है, इंसानों से हटके है वो, ठीक है। दीज अकाउंट इंक्लूड अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो क्या करती हैं, एकदम पर्सन की तरह ही काम करती हैं, बिजनेस में डील करती है। भाई देखो बिजनेस चला रही है तो भाई एक पर्सन ही चला सकता है बिजनेस तो, राइट। जैसे कि द अकाउंट ऑफ किसी भी लिमिटेड कंपनी का कोई अकाउंट है, किसी क्लब का है, कोई कॉर्पोरेट सोसाइटी का है, बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, जो भी सारी चीजें हैं किसके अंदर आती हैं सॉरी, ये सारी चीजें आती हैं आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो ये दो कैटेगरी हो गई पर्सनल अकाउंट की, ठीक है। अब आ जाओ तीसरी पे। अभी इन तीनों के रूल्स भी देखेंगे, इन तीनों मतलब पर्सनल अकाउंट के अंदर इन तीनों पे जो रूल फॉलो होगा वो भी हम देखेंगे। चलो तो अब तीसरी कैटेगरी है आपकी क्या? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव शब्द का क्या मतलब होता है? किसी को रिप्रेजेंट करना। ओके तो यहाँ पे दीज आर अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ रेंट इज ड्यू टू द लैंडलॉर्ड एंड आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट विल बी ओपन इन द बुक्स। क्या मतलब? कोई भी आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड चीजें हैं, दो चीजें होती है बेसिकली, यदि मैं कहूँ आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड, और दूसरी जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है? आपकी प्रीपेड से रिलेटेड। यहाँ पे लिख देती हूँ प्रीपेड। प्रीपेड मतलब एडवांस, है ना, एडवांस में कर देते हैं ना कई बार हम लोग, एडवांस में साल भर का रेंट दे दिया, एडवांस में आपके स्कूल की फीस आपके पापा लोग जमा कर देते होंगे, तो ये क्या है? एडवांस या फिर प्रीपेड है। या फिर आउटस्टैंडिंग भी हो जाता है कि भाई कई बार हमने मान लो घर का किराया 6 महीने से दिया ही नहीं, तो ये क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग हो गया। तो ये दोनों चीजें, चाहे आउटस्टैंडिंग हो चाहे एडवांस हो, ये आपकी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आती हैं। अब इसका रूल देख लो, इंपॉर्टेंट रूल देख लो, क्या रूल है जो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ अकाउंट पे फॉलो होगा? दैट इज पर्सनल के तीनों, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, तीनों के अंदर होगा। कौन सा? देखो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या होता है इसका मतलब? जो रिसीव कर रहा है, जिसके पास आ रहा है, जो रिसीवर है उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करो, और जो गिवर है, जो दे रहा है, उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करो। ये है इसका गोल्डन रूल, ठीक है। ये क्या है? गोल्डन रूल है। क्या कहता है? जो रिसीव कर रहा है उसे डेबिट, जो गिवर है, जो गिव कर रहा है, जो दे रहा है, वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट इट, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कैटेगरी हमारी इम्पर्सनल, जिसके अंदर दो चीजें आती है। तो इम्पर्सनल क्या है? अकाउंट विच आर नॉट पर्सनल सच एज मशीनरी वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सारे इम्पर्सनल के अंदर आते हैं। इनकी दो कैटेगरी है बेसिकली। इम्पर्सनल मतलब जो पर्सन से हटके हैं। अब जितने भी हैं पर्सन से हटके, जो भी पर्सन, इंसान जो आर्टिफिशियल है चाहे जैसे भी हैं, उनसे हटके जो अकाउंट है वो पर्सन में आ जाए, इम्पर्सनल में आ जाएगी। जैसे पहली कैटेगरी है आपकी रियल। तो रियल को कैसे याद रखना? रियल मतलब असेट, रियल मतलब असेट। तो असेट, कंपनी के पास कितने सारे असेट होते हैं आपको पता ही है ना, कंपनी बिना असेट के तो चलती नहीं है, बिना असेट के कंपनी चलना पॉसिबल नहीं है। हर कंपनी में कुछ ना कुछ असेट्स तो होते ही है, भले चाहे वो कैश हो, बैंक हो। कैश जो जेब में पैसे हैं भाई वो भी असेट है, फ्यूचर में काम आएंगे। बैंक में जो पैसा है वो भी असेट है। तो वो सारी चीजें, असेट से रिलेटेड सारी चीजें आप रियल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो। चलो इसको रीड करते हैं। रियल अकाउंट आर अकाउंट्स विच रिलेट टू टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट। चाहे वो आपके टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, कैसे भी असेट हो। अच्छा, टेंजिबल मतलब क्या होता है? टेंजिबल मतलब जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो और टच कर सकते हो, ये क्या है? टेंजिबल। भाई मतलब मुझे ये, सपोज ये पेन है भाई, मैं इसको देख सकती हूँ, छू सकती हूँ, मुझे दिख रहा है। इंटेंजिबल भी असेट होता है जिसे ना मैं देख सकती हूँ ना छू सकती हूँ, कुछ भी नहीं। जैसे कि गुडविल। गुडविल मतलब बिजनेस की रेपुटेशन, बिजनेस की पहचान। अब आप बिजनेस की पहचान को छू सकते हो क्या? नहीं ना, तो थोड़ी बोलिए देखो ये गुडविल, ये इसकी पहचान जा रही है, दिखती ही नहीं ना भाई, वो तो फील करने वाली चीज है, वो कभी दिखती नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है? इंटेंजिबल है।
तो चाहे गुडविल है, इंटेंजिबल हो या कोई टेंजिबल असेट हो, जितने भी असेट हैं फर्म के पास वो सारे कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, हमारे रियल अकाउंट में। बस इसमें डेटर्स नहीं होते इंक्लूड। आपको मालूम है डेटर भी असेट है ना, आपको पता है डेटर असेट, और मैंने अभी बोला असेट मतलब रियल, जितने भी असेट है सब इसमें रिकॉर्ड होंगे, लेकिन डेटर्स नहीं होंगे। सारे असेट होंगे लेकिन डेटर्स नहीं होते। क्यों नहीं होते भैया, क्यों नहीं होते? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अभी मैंने बताया, क्या बताया कि डेटर एक पर्सन है ना, डेटर या तो कोई एक व्यक्ति है या कोई कंपनी है, और इसका जो व्यक्ति और कंपनी का अकाउंट तो पर्सनल में बनता है, इसलिए इसका यहाँ पे नहीं बनता, राइट। तो डेटर एक ऐसा असेट है जिसे हम रियल अकाउंट में नहीं बल्कि पर्सनल अकाउंट के थ्रू बनाते हैं। बाकी जितने भी असेट है, लैंड है, बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक है, कैश है आपके पास, बैंक है, जो भी है ये सारा आपका रियल अकाउंट में आता है, ठीक है। अच्छा बैंक नहीं आता, सॉरी, बैंक आपका पर्सनल में है, ठीक है, कैश तक है बस। फिर एग्जाम्पल इंटेंजिबल के यदि मैं दूं तो जैसे गुडविल, पेटेंट या फिर ट्रेडमार्क, ये सब मैं आपको पिछले चैप्टर्स में बता चुकी हूँ, पेटेंट और ट्रेडमार्क। तो ये सारे आपके रियल अकाउंट में आते हैं। अब इसका गोल्डन रूल देख लो। गोल्डन रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी कंपनी में आता है ना, जो भी असेट यदि कंपनी में आ रहे हैं, कम्स इन तो उसको डेबिट कर दो, और क्रेडिट क्या कर दो, व्हाट गोज आउट, जो कंपनी से बाहर जा रहा है आपका, जो भी चीजें आपकी कंपनी से बाहर जा रही हैं उनको क्या करना है, उन्हें क्रेडिट करना है। असेट यदि इंक्रीज हो रहे हैं, असेट यदि आपकी कंपनी में आ रहे हैं तो क्या कर दो, डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, और यदि असेट बाहर जा रहे हैं तो क्या कर दो, क्रेडिट। अगेन एक चीज और, यदि किसी भी असेट पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, सपोज मशीनरी है, आपको मालूम है उस पर हर साल डेप्रिसिएशन हमें लगाना पड़ता है, हर साल वैल्यू उसकी कम होती है। वैसे तो आपका डेप्रिसिएशन अलग चैप्टर है, वहां मैं पूरा पढ़ाऊंगी, लेकिन यदि मैं बताऊं कि यदि मशीन पर डेप्रिसिएशन लगता है तो उससे क्या होती है, मशीन की वैल्यू कम हो जाती है, तो वो क्या हो रही है, मशीन की एक तरीके से वैल्यू जा रही है, तो उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन को क्रेडिट साइड, राइट। इससे क्या हो रही है, मशीन की वैल्यू कम हो रही है, भाई ये गोज आउट हो रही है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हो गया रूल, इट इज ऑल अबाउट योर रियल अकाउंट, क्लियर। अब आ जाओ थर्ड वाली कैटेगरी, दैट इज नॉमिनल या फिर रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट भी हम इसे कह सकते हैं। ये क्या कह रहा है, अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, रेवेन्यू अकाउंट। ये नॉमिनल में मतलब हम सिर्फ बिजनेस में जो पैसा आ रहा है या बिजनेस से जो पैसा बाहर जा रहा है, दैट इज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, इससे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स आपके नॉमिनल में जाते हैं। एक तरीके से ये नाम मात्र का खाता होता है। खाता देखो, अकाउंट मतलब खाता ही है ना, और कौन सा बोला मैंने, नॉमिनल, तो मतलब एक सिर्फ फॉर अ नेम से, सिर्फ नाम के लिए ये खाता होता है, क्योंकि इस खाते में हम क्या चीजें लिखते हैं, जैसे कि रेंट अकाउंट। अब भाई रेंट का कोई अकाउंट तो नहीं बनता, पर फिर भी हम नाम के लिए बना लेते हैं। सपोज वैसे ही सैलरी अकाउंट, बिजनेस सैलरी दे रहा है, बिजनेस रेंट दे रहा है, ये सब उसके खर्चे हैं ना, एक्सपेंस हैं, तो अब हम रेंट अकाउंट भी बना रहे हैं, सैलरी अकाउंट। वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं ना भैया, जैसे आपका और मेरा अकाउंट है तो समझ आता है, हम इंसान है, मेरा अकाउंट है बैंक में, आपका अकाउंट है, वो समझ आता है। पर ये रेंट का अकाउंट, सैलरी अकाउंट तो, लेकिन फिर भी इसको हम नाम के लिए बना लेते हैं, फॉर द नेम सेक, राइट। तो इसमें हम क्या चीजें लिखते हैं, जो बिजनेस की पैसा है, जो रेवेन्यू बिजनेस को मिल रहा है वो लिखेंगे, दूसरा जो खर्चा है वो लिखेंगे। सो अकाउंट्स विच रिलेट टू कोई भी बिजनेस के खर्चे, बिजनेस को कोई लॉस हो गया, कोई गेन है, बिजनेस को कोई रेवेन्यू पैसा आ रहा है, वो सारा आपका नॉमिनल अकाउंट में जाता है। जैसे कि बिजनेस सैलरी दे रहा है, बिजनेस कुछ खरीदता भी है, परचेज करता है तो भी पैसा लग रहा है, तो भी उसका एक्सपेंस हो रहा है। उसके बाद इंटरेस्ट यदि आप पे कर रहे हो तो आपका खर्चा है, आपने इंटरेस्ट पे करा। सेल करी आपने तो आपको पैसा मिलेगा, सेल करने से भाई पैसा मिलता है ना, यदि मैं इसको सेल कर दूंगी तो मुझे 100 रुपये मिलेंगे, वो क्या हो गए, रेवेन्यू हो गई, मेरी इनकम हो गई, तो वो यहाँ रिकॉर्ड होगी। कमीशन मुझे रिसीव हुआ तो ये मेरा रेवेन्यू है। फिर नेट रिजल्ट ऑफ ऑल नॉमिनल अकाउंट, जब इसका पूरा नेट रिजल्ट निकालोगे ना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इनकम और खर्चे, है ना, बिजनेस ने कितना कमाया और बिजनेस ने कितना खर्च कर दिया, वो सारी चीजें लिख रहे हैं। तो आखिर में जब आप लास्ट में नेट रिजल्ट निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा प्रॉफिट है या लॉस है, विच एवर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, उसे फिर हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कैसे करते हैं कि कैपिटल में जो हमारी अमाउंट होती है, जितनी भी हमारी कैपिटल आती है लास्ट में, तो यदि प्रॉफिट है, यदि प्रॉफिट तो क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं, है ना, और यदि बिजनेस को लॉस हो गया है तो क्या कर दो, कैपिटल में से माइनस कर दो, राइट। अब प्रॉफिट कब होगा, जब आपकी इनकम ज्यादा हो गई, है ना, इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट है, लेकिन यदि इनकम कम है और खर्चे ज्यादा है तो लॉस हो जाएगा। जो भी है कैपिटल में से ऐड या माइनस होती है, ये सारी चीजें,
क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी है? उसका गोल्डन रूल और देख लो। इसका गोल्डन रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी आपको खर्चे हैं या लॉस हो रहा है बिजनेस में, कहाँ रिकॉर्ड करो? डेबिट में रिकॉर्ड करो। ठीक है, डेबिट मतलब इस साइड, जब भी अकाउंट बनाओगे तो इस साइड पे सारे खर्चे और सारे लॉस लिखो, और वहां क्रेडिट साइड क्या लिखो? सारी इनकम और गेन, जितने भी आपको पैसा आ रहा है, जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, गेन है, वो सारा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करो। दिस इज द रूल ऑफ योर नॉमिनल अकाउंट। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी? राइट, अब भाई फटाफट लाइक शेयर कर दो। अब आपको फटाक से लाइक शेयर करना है, क्योंकि इसके बाद में आपको एक अलग, या जो सेकंड कैटेगरी है हमारी अलग, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है अकाउंट्स का, वो पढ़ाने वाली हो। तो भाई फटाफट से क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है। आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा। ठीक है, तो आ जाओ फिर अब दूसरी कैटेगरी पढ़ेंगे, दैट इज मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ट्रेडिशनल देख लिए, अब मॉडर्न देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे आपके काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में यही मदद करेंगे। और इस चैप्टर में नहीं, पूरी 11th पूरी 12th जब तक अकाउंट्स पढ़ोगे, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंट्स और इसके रूल जिंदगी भर काम आएंगे जब तक अकाउंट्स पढ़ोगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ देख लेते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के। भाई देखो इतने सारे हैं, 5 टोटल, 5 है। क्या क्या नाम है देखो? असेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। अब मुझसे ये मत पूछना ये सब क्या है, क्योंकि ये सब कुछ हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो चैप्टर था उसमें ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यदि याद नहीं है तो दोबारा सुन लो। असेट मतलब क्या होता है? वो चीजें जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देती हैं, उसको आप असेट बोलते हो। बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती हैं, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश, बैंक, ये सब क्या है? ये सब हमारा असेट है, ये सब हमको बेनिफिट देगा। लायबिलिटी क्या है? हमारे लिए बर्डन, हमारे लिए ऑब्लिगेशन है कि इससे क्या होगा भाई, हमें किसी को पैसा देना है, हमारे लिए लायबिलिटी है, बर्डन है ये। ठीक है, देन वी हैव कैपिटल। कैपिटल वो पैसा जो ओनर ने बिजनेस में दिया है बिजनेस को चलाने के लिए, वो कैपिटल है। रेवेन्यू जो पैसा बिजनेस के पास आ रहा है। एक्सपेंस जो बिजनेस के खर्चे हैं। बस ये सिंपल 5 आपके क्या है? अकाउंट्स है जो आप बनाते हो। असेट से रिलेटेड सारे असेट अकाउंट में जाएंगे, लाइबिलिटी से रिलेटेड इसमें जाएंगे, कैपिटल, रेवेन्यू किसी भी तरीके का है वो रेवेन्यू अकाउंट में बनेगा, और यदि कोई खर्चा है तो वो एक्सपेंस अकाउंट से रिलेटेड बनेगा। राइट, अब इनके सभी के अपने अपने रूल से एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। फिर मैं लास्ट में इस चैप्टर, ये जो क्लास है आपकी, इसके लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसकी हेल्प से ये सारे रूल्स आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे, क्योंकि सबके अलग अलग रूल है भाई, सब में एक ही रूल नहीं फॉलो होगा। पहले तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के 3 रूल अलग है, वो गोल्डन रूल है, और इसके जो 5 और अभी रूल आएंगे, तो टोटल कितने रूल हो गए? देखो इसके 5 और उसके 3 कितने हो गए? 8 रूल्स हो गए। ठीक है, 8 रूल्स हो गए। तो भाई आई कैन अंडरस्टैंड कंफ्यूजन हो सकती है आपको, सो डोंट वरी। ये वाले जो आपके 5 रूल्स रहेंगे, इसकी मैं आपको ट्रिक बता दूंगी जो आपको बड़ी आसानी से 5 रूल्स याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बस बने रहना, आखिरी में ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, चलो तो लाइक शेयर कर दो, फिर एक एक करके इनको देखते हैं। कर दिया सभी ने? लाइक शेयर कर दिया? ठीक है ना, चलिए तो आ जाइए। सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या कहता है? असेट अकाउंट। सबसे पहला क्या बोल रहा है हमसे? असेट अकाउंट। तो असेट अकाउंट आर दोज अकाउंट विच रिलेट टू द इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट, इन्वेंट्री, बैंक एंड कैश अकाउंट। क्या होता है? क्या बोल रहा है ये कि जो असेट अकाउंट है वो उस, आप कह सकते हो उस कैटेगरी का एक अकाउंट होता है जिसमें आप क्या चीजें लिखते हो भाई? बिजनेस की जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है ना, जिससे बिजनेस को फायदा होगा, है ना, जिससे बिजनेस अपना प्रोडक्शन कर सकता है, कुछ गेन कर सकता है, कुछ कमा सकता है, प्रॉफिट अर्न कर सकता है, वो सारी चीजें आपके असेट के अंतर्गत आती हैं। आपको मालूम है, जैसे आपकी बिल्डिंग है, लैंड है, प्लांट, मशीनरी है आपके पास बिजनेस में, कोई फर्नीचर, पेटेंट, इन्वेंट्री है, बैंक या कैश, ये सारी चीजें आपकी कहाँ आती हैं? असेट अकाउंट में आती है। तो यदि आपको कैश अकाउंट बनाना है तो मतलब वो असेट अकाउंट है। बैंक अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट, पेटेंट, फर्नीचर अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ऐसे करके सारे अकाउंट बना लेते हो किसके अंदर? असेट अकाउंट के अंदर। राइट, अब बारी आ गई इसके रूल को जानने की। तो इसका रूल क्या है? देखो पहले तो मैं आपको सबके रूल बता देती हूँ 1 बाय 1, लास्ट में सब रूल्स को याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी, तो बस बने रहना। राइट, तो चलो इसका रूल क्या बोल रहा है भाई? असेट अकाउंट का रूल क्या कहता है? इसका कहता है कि यदि आपके असेट इंक्रीज हो रहे हैं कंपनी में, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग आप खरीद ली, बिल्डिंग खरीदने से क्या होगा? जाहिर सी बात है कि आपकी बिल्डिंग बढ़ जाएगी, बिल्डिंग बढ़ी मतलब आपके असेट बढ़ गए। तो यदि असेट इंक्रीज हो रहे हैं तो कहाँ रिकॉर्ड करो? अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करो।
और यदि मान लो आपने बिल्डिंग बेच दी तो बिल्डिंग गई, बिल्डिंग डिक्रीज हो गई, बिल्डिंग डिक्रीज हुई मतलब एसेट डिक्रीज हो गए। तो यदि एसेट डिक्रीज होते हैं तो कहाँ रिकॉर्ड करते हो, अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये रूल है, डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। क्या एसेट का इंक्रीज या डिक्रीज होना यहाँ पे बोला गया है। क्लियर, ये पहला रूल है किसका, एसेट अकाउंट का। अब आ जाओ दूसरा, लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी सॉरी, तो लाइबिलिटी अकाउंट क्या बोलता है, लाइबिलिटी आपको मालूम है क्या होती है भाई, एक तरीके का बर्डन, एक तरीके का ऑब्लिगेशन, जो क्या करना होता है, फर्म को ऑब्लिगेशन पे करना होता है कि भाई हमारे ऊपर एक बर्डन है ना, हमारे सर पे एक बर्डन है कि यार ये हमें पे करना है, ये हमें देना है, राइट। तो यदि कोई भी तरीके की बर्डन या लाइबिलिटी है तो उसे आप इसके अंतर्गत लिखोगे, जैसे कि लाइबिलिटी अकाउंट आर अकाउंट ऑफ लेंडर्स, मतलब जिसे हमें पैसा देना है, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सभी हमारे किसके अंदर आते हैं, लाइबिलिटीज अकाउंट के अंदर आते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पता ही है ना कि भाई 6 महीने से अभी तक किराया नहीं दिया, क्या है, बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब इसका रूल क्या कहता है, सुन लो, इसका रूल कहता है डेबिट द डिक्रीज, मतलब कि यदि आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है तो अच्छी बात है ना, लाइबिलिटी का डिक्रीज होना कहाँ रिकॉर्ड करते हो, डेबिट साइड। और यदि लाइबिलिटी बढ़ रही है ना, ये तो गलत बात है, मतलब बिजनेस के लिए सही नहीं है ना कि लाइबिलिटी बढ़े, लेकिन यदि लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला है कि डेबिट, मतलब इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करो, ये कह रहे हैं डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट करो। अब भाई कंफ्यूजन तो होगी, है ना, क्योंकि एक जगह इंक्रीज को बोल रहा है डेबिट, दूसरी जगह डिक्रीज को बोल रहा है डेबिट। सो डोंट वरी, आप बस यहाँ पे समझ लो, मैं आपको लास्ट में ट्रिक बताऊंगी तो फिर आपको कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 टाइप्स ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब आ जाते हैं तीसरी कैटेगरी पे। चलिए, तो तीसरी कैटेगरी कह रही है आपकी कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। सो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डू यू नो, कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब वो पैसा जो ओनर ने बिजनेस में खर्च किया है, या ओनर ने बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा दिया होता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। जैसे कि हिंदी में बोलूं तो इसको हम कहते हैं पूंजी, है ना, पूंजी। जो ओनर क्या करता है, बिजनेस में पैसा लगाता है, क्यों, ताकि बिजनेस चल सके, उसी को बोलते हैं कैपिटल। तो उस पर्टिकुलर कैपिटल से रिलेटेड सारी जानकारी आपकी कैपिटल अकाउंट में जाती है। दीज आर द अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर्स या फिर पार्टनर हु हैव इन्वेस्टेड अमाउंट इन द बिजनेस। ये किसके अकाउंट होते हैं भाई, जो ओनर है ना बिजनेस के, ओनर मतलब प्रोप्राइटर भी बोल सकते हो। और यदि आपकी फर्म है पार्टनरशिप में, जहां 3-4 लोग मिलकर कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो वहां पे वो पार्टनर यदि बिजनेस में पैसा लगा रहा है ताकि बिजनेस चल सके, तो वो जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है, जो उसने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, उस पर्टिकुलर अमाउंट से रिलेटेड जो अकाउंट बनता है वो आपका कैपिटल अकाउंट होता है, राइट। इट इंक्लूड बोथ कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट। इसके अंदर दोनों चीजें आ जाएंगी आपकी, कैपिटल और ड्राइंग। अब ड्राइंग क्यों आएगी, क्योंकि ड्राइंग कहाँ से करते हो, कैपिटल से ही करते हो ना। ड्राइंग मतलब जो कैपिटल का जो पैसा आपने बिजनेस में दिया है उसमें से आप क्या कर रहे हो, पैसा निकाल रहे हो, तो जिसमें से पैसा निकालोगे उसी में आप ड्राइंग भी लिखोगे। तो यदि कैपिटल से पैसा निकाल रहे हो तो ड्राइंग भी आपकी किस में आ जाएगी, कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड होगी। अब इसका रूल सुन लो, इसका रूल क्या कहता है, डेबिट द डिक्रीजेज। यदि आपकी कैपिटल कम हो रही है किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से, यदि कैपिटल में पैसा कम हो गया है तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड। और यदि कैपिटल का पैसा इंक्रीज हो गया, इंक्रीज कैसे हो सकता है कि सपोज जो ओनर है उसने और पैसा लगा दिया, पहले 1 लाख रुपए दिया था, अब उसने 50,000 और लगा दिया, तो और जब पैसा लगाया तो कैपिटल इंक्रीज हो गई। तो यदि कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। और यदि मान लो उसने पैसा निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया, तो यदि विड्रॉ किया है तो क्या करोगे, पैसा डिक्रीज हो जाएगा, आपने निकाल लिया तो उसको डेबिट करोगे। दिस इज द रूल ऑफ योर कैपिटल अकाउंट। क्लियर, ये कौन सा हो गया हमारा, तीसरा कैटेगरी हो गई मॉडर्न क्लासिफिकेशन की। अब आ जाओ चौथे पे। चौथा बोल रहा है आपसे रेवेन्यू अकाउंट। तो रेवेन्यू मतलब जिस भी तरीके से बिजनेस के पास पैसा आता है, ठीक है, जिस भी तरीके से बिजनेस क्या करती है, इनकम कमाती है भाई, रेवेन्यू कमाती है, या इनकम का जितने भी सोर्सेज हैं वो सारे आपके रेवेन्यू अकाउंट के अंदर आएंगे। सो दीज आर अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड गेन। बिजनेस को जो भी इनकम हो रही है, जो भी गेन हो रहे हैं, वो इसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल सेल। अब बिजनेस मान लो कोई प्रोडक्ट बनाता है, सपोज मेरा बिजनेस है जो पेन बनाता है, यदि मैं ये पेन बेचूंगी तो जाहिर सी बात है मेरे को क्या होगी, इनकम होगी, मेरे पास रेवेन्यू आएगा। तो सेल एक जरिया है किसका, रेवेन्यू कमाने का। फिर डिस्काउंट यदि मुझे रिसीव हो रहा है, सपोज मान लो इस पेन बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे भाई प्लास्टिक चाहिए या जिस भी मटेरियल से ये बना है,
तो यदि मुझे रॉ मटेरियल चाहिए तो मैं सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदूंगी, तो यदि वो मुझे डिस्काउंट पे रॉ मटेरियल देगा तो मेरे लिए तो इनकम हो जाएगी ना। जहाँ मुझे पहले 100 रुपये में मटेरियल मिल रहा था, अब वो मुझे 80 रुपये में दे रहा है, मुझे डिस्काउंट दे रहा है, तो मेरे लिए 20 रुपए की क्या हो गई, एक तरीके से इनकम, बचत हो गई। ठीक है, तो वो भी मेरे लिए क्या है, एक रेवेन्यू है। फिर इंटरेस्ट जो मुझे रिसीव हुआ, सपोज बैंक में मेरा अमाउंट जमा था जिसकी वजह से मुझे इंटरेस्ट, मतलब फॉर एग्जांपल मेरी एफडी थी बैंक में, तो बैंक ने मुझे क्या दिया, उस पर इंटरेस्ट दिया, तो वो मेरे लिए इनकम हो गई। देन वी हैव कमीशन रिसीव्ड, कई बार हमें कमीशन मिलता है। बैड डेप्ट जो होते हैं जो हमारे रिकवर हो जाते हैं। अब बैड डेप्ट रिकवर का क्या मतलब है कि मुझे सपोज करो आपसे पैसे लेने थे 50,000 रुपए, आप दे ही नहीं रहे थे भाई, 2-4 साल हो गए आप दे ही नहीं रहे हो, आपने 6 महीने की बोल के मुझसे पैसा लेके गए थे, पर आप कितने साल हो गए भाई, 2-3 साल हो गए, अब आप पैसे ही नहीं दे रहे हो। तो मैंने सोचा यार ये जो डेटर थी, क्योंकि आप मेरे डेटर थे, मुझे आपसे पैसा लेना था, आप मेरे डेटर थे, 6 महीने का बोल के गए थे, 6 महीने में दे देते तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन भाई सॉरी 2-3 साल हो गए अभी तक पैसे ही नहीं दिया, तो अब आप मेरे लिए क्या हो गए, बैड डेप्ट हो गए भाई, आप मेरे लिए बेकार हो गए, अब बैड डेप्ट हो गए। आप मेरे डेटर थे पर अब आप बैड डेप्ट हो गए। लेकिन अचानक से पता नहीं 3-4 साल बाद क्या होता है कि आपको याद आता है कि यार मैडम के पैसे देने थे, मैडम के पैसे देने थे। आप अचानक से 5 साल बाद मेरे पास आते हो पैसा लेके कि मैम आपके पैसे, और मैं चौंक जाती हूँ कि अरे ये क्या, आप 6 महीने की बोल के 5 साल बाद लेके आ रहे हो, मैं तो सोचा तो तुम पैसे ही नहीं दोगे, तुम तो बैड डेप्ट हो गए, लेकिन आपने 5 साल बाद पैसे दे दिया, तो मेरे लिए आप क्या हो गए, बैड डेप्ट रिकवर्ड हो गए। बस यही है इस कहानी का सार। क्या है कि यदि जो इंसान बैड डेप्ट हो जाता है, जो पैसा लेके चला गया, आपको पैसा लौटा ही नहीं रहा है, यदि अचानक से वो कभी आपको पैसा वापस दे दे, तो आपके लिए वो क्या है, बैड डेप्ट रिकवर्ड है। ठीक है, पहले बैड डेप्ट हो गया था, हमने सोच लिया था कि यार अब तो इससे पैसा मिलना ही नहीं है, मतलब हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी, है ना, हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये कभी पैसा देगा, लेकिन अचानक से कभी भाई कुछ हो गया उसको, ठीक है, उसके दिमाग में आया कि पैसा दे देना चाहिए, तो उसने यदि पैसा वापस कर दिया तो वो बैड डेप्ट रिकवर्ड में आ गया। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेवेन्यू। इस तरीके से आपको पैसा आता है, रेवेन्यू होता है। अब इसका रूल समझ लो। इसका रूल क्या कहता है कि यदि आपका रेवेन्यू कम हो रहा है, यदि आपका रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दो, और यदि आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, आपके पास पैसा ज्यादा आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दो। क्लियर? ये रूल है, राइट? अब अगेन कंफ्यूज मत होना, अभी ट्रिक बताऊंगी थोड़ी देर में, तो ये पूरे रूल्स आपको बढ़िया से याद हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, फोर्थ वाला। अब आ जाओ लास्ट वाले पे। आखिरी है हमारा एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस मतलब पता ही है ना, खर्चा, जो बिजनेस का खर्चा होता है। अब भाई बिजनेस रेवेन्यू ही रेवेन्यू तो कमाता नहीं है, खर्चा भी होता है उसका। तो यहाँ क्या कह रहा है, दीज आर द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेज। जितने भी आपके खर्चे हैं बिजनेस के और जो भी आपके लॉस हो रहे हैं, वो सारे जो बिजनेस क्या करता है भाई, कैरी करता है, वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, आपके एक्सपेंस अकाउंट में। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो परचेज, आप कुछ खरीदोगे बिजनेस में, रॉ मटेरियल खरीदोगे, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, खर्चा होगा। आपके यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, वर्कर है, लेबर है, उनको आप क्या दोगे, सैलरी वेजेस दोगे, बिजनेस के लिए खर्चा हो गया। डेप्रिसिएशन लग गया भाई, मशीन की वैल्यू 5 लाख थी, अब सिर्फ 4 लाख बची, तो वो 1 लाख जो डेप्रिसिएशन में गया वो आपका खर्चा हो गया। या फिर आपने डिस्काउंट अलाउ किया, मैं ये पेन 100 रुपए में बेचती हूँ, पर मैंने आपको सिर्फ 80 रुपए में बेचा, तो ये 20 रुपए जो कम हुए मेरे लिए तो घाटा हो गया ना। मैंने आपको डिस्काउंट जरूर दिया 20 रुपए का, लेकिन मेरे लिए घाटा है, तो मेरे लिए घाटा मतलब एक तरीके का एक्सपेंस। ठीक है। देन रेंट, यदि मेरे ऑफिस की कोई बिल्डिंग है, कोई कंपनी है जिसका मुझे रेंट देना है, तो रेंट देना है मतलब खर्चा देना है ना, रेंट मेरे लिए खर्चा है, तो वो खर्चा भी मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो ये किसके बारे में है, एक्सपेंस अकाउंट के बारे में। तो अब इसका रूल पढ़ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट्स में क्या रूल फॉलो होता है। तो इसका रूल कहता है कि यदि आपके एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दो, और यदि आपका एक्सपेंस घट रहे हैं, मतलब किसी भी तरीके से यदि एक्सपेंस आपके डिक्रीज हो रहे हैं, तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। क्लियर? दिस इज द रूल ऑफ योर एक्सपेंस अकाउंट। क्या करना है, इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट कर दो, डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट कर दो। सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी। दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेंस अकाउंट। डन? ठीक है ना। चलिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं, चलो तो आज का जो पार्ट 1 में हमारा टॉपिक था, इतने ही टॉपिक्स में लेकर आई थी। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 1 में इतने ही टॉपिक्स थे। अब इसके आगे के जितने भी है, बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट है, सेकंड पार्ट में आ जाएगा, वहां पे देख लेना। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपको पार्ट 2 में कवर कराऊंगी। तो भाई पार्ट 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है आपको, पार्ट 2 में भी रहना है।
और क्योंकि क्वेश्चंस रहेंगे तो वो भी देखना है, और जो बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट है कि आप एक अकाउंट को कैसे बैलेंस करते हो वो पूरा आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिल जाएगा। तो बस इसके कंटिन्यूएशन में वो भी देख लेना। अब मैंने आपको क्या बोला था कि लास्ट में मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताऊंगी, कहा था ना, मुझे याद है। तो मैं आपको वो ट्रिक बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से ये जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के रूल्स हैं, क्योंकि मैंने अभी देखा भाई 5 रूल्स हैं, सभी एक जैसे, भाई किसी में डेबिट किसी में क्रेडिट, तो भाई कंफ्यूजन हो सकती है कि क्या इंक्रीज पे डेबिट होगा क्या डिक्रीज पे क्रेडिट होगा। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ जिससे आपको बढ़िया से याद रहेगा। तो मैं यहीं पे बता देती हूँ ट्रिक। क्या वो ट्रिक रहने वाली है कि देखो, आपको मालूम है हमने 5 टाइप ऑफ अकाउंट पढ़े हैं, असेट, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटी, 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े हैं। तो यदि मैं इनका एक एक वर्ड लिखूं यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ पे लिखूं असेट, ठीक है, असेट, और यदि मैं यहाँ पे लिखूं क्या, एक्सपेंस, असेट एंड एक्सपेंस, ठीक है, ये 2 हो गए क्या मॉडर्न क्लासिफिकेशन के। और अभी बचे कितने हैं, 3 और बाकी है। 3 कौन कौन से बाकी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक है हमारा रेवेन्यू, कैपिटल एंड लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल एंड लायबिलिटी, राइट। ये 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट है। अब इसका रूल याद रखने की ट्रिक क्या है, तो इसको यदि आपको याद रखना है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ए और ई, क्योंकि जो मैंने राइट से लिखा है ना, बस ये याद रखो, पूरा मत याद रखो, बस इतना याद रखो कि ए और ई डी आई है, आई मतलब इंक्रीज, ठीक है, डी आई है, और बाकी सब में क्या क्या आ गया, रेवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटी, ये सब क्या हो गए, बाकी सब हो गए आपके। बाकी सब मतलब बचे हुए, है ना। बाकी सब क्या है भाई, बाकी सब में आपका है डी और डी, डी मतलब ये वाला डी मतलब डिक्रीज, समझ रहे हो, कुछ केस समझ में आया। क्या बताना चाह रही हूँ, ये बताना चाह रही हूँ कि ए और ई डी आई है, बाकी सब डी डी हैं, ये याद हो गया, बस इतना याद रखना है, बस ये 2 3 4 शब्द याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं, ए और ई डी आई है, बाकी सब डी डी है। अब इसका पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये जो असेट और एक्सपेंस है इसके केस में डेबिट द इंक्रीज करते हैं, क्रेडिट द डिक्रीज करते हैं। ये तो पता ही लग जाएगा ना कि यदि इंक्रीज को डेबिट करें तो जाहिर सी बात है डिक्रीज को क्रेडिट ही करेंगे, राइट। तो क्या याद रखना है, एसेट और एक्सपेंस में डेबिट द इंक्रीज होता है, बाकी सब मतलब रेवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटी, इन तीनों में डेबिट द डिक्रीज होता है। डी मतलब ये वाला डिक्रीज है और ये डेबिट मतलब डेबिट है, ठीक है। डेबिट क्या होता है, डिक्रीज होता है, और इसमें डेबिट इंक्रीज होता है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ आ गया ना आपको। ए और ई डी आई है, बाकी सब डी डी है, बस इतना याद रख लो। 500 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आप कभी नहीं भूलोगे अगर ये आपने याद रख लिया। इफ यू वांट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे कॉपी में लिख लो, जो आपको सही लगे आप वैसा कर लो, राइट। बस ये ट्रिक याद रखना, 500 रूल आपको याद रहेंगे। अब कोई भी पूछेगा कि बताओ असेट का इंक्रीज होना क्या करते हो, तो बता देना भाई ए और ई डी आई है तो मतलब असेट का इंक्रीज होना डेबिट होता है। कोई पूछे असेट का डिक्रीज होना क्या करते हो, तो हमने अभी क्या देखा, असेट का हम लोग इंक्रीज होना डेबिट करते हैं तो मतलब डिक्रीज होना क्रेडिट करेंगे, राइट। अब यदि कोई पूछे कैपिटल का डिक्रीज होना क्या होगा, तो डेबिट होगा। कैपिटल का इंक्रीज होना क्या होगा, तो वो क्रेडिट होगा, राइट। तो बस इतना याद रखना, ए और ई डी आई है, बाकी सब डी डी है। क्लियर, समझ गए ना, ट्रिक आ गई समझ में, मजा आया है ना। आज की क्लास बहुत अच्छी लगी, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी आधा है पार्ट 1, अभी पार्ट 2 आना बाकी है, तो बस इसके बाद आपको पार्ट 2 ही देखना है। तो ये रहा आपका पार्ट 1 के सारे कॉन्सेप्ट, मैं इसको हटा देती हूँ। तो आज की क्लास में पार्ट 1 में इतना ही। अब पार्ट 2 में हम लोग रिमेनिंग सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो देखेंगे अलॉन्ग विद क्वेश्चंस, क्योंकि भाई बिना क्वेश्चन के तो चैप्टर अधूरा ही है, तो क्वेश्चन भी वहाँ पे मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। तो बस आ जाना, पार्ट 2 में भी इसको कंटिन्यूशन में देख लेना, ठीक है। तो बस आज की ये वाले पार्ट के लिए इतना ही डियर माय डियर स्टूडेंट्स। आप थे मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको कोर्सेज क्लास केजी से लेकर 12th क्लास तक के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको क्लास 6th से लेकर क्लास 12th तक के सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं,
यदि मैं बात करूं सीबीएसई बोर्ड की, तो भाई सीबीएसई बोर्ड के कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं और अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। क्रैश कोर्स आपको रिवीजन के लिए प्रोवाइड करते हैं और यदि आपको ई बुक्स या नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको बढ़िया से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोर्स कहाँ से देखें, तो भाई यूट्यूब चैनल पे चले जाना, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो या फिर डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी कोर्सेज देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जाते जाते आज का ये जो कंप्लीट चैप्टर का सीरीज 1 थी, इसको जाते जाते लाइक शेयर जरूर कर देना। और यदि अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो भाई यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वाले पार्ट में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।